मेंस हम डालते हैं ना इसमें, सुनिए ना, तो इसमें पैसा बताने लगता है, इतना फी जमा करो। हाँ जरा कर दीजिए तब देखो। आ जाइए ना आगे, उतना पीछे क्यों है, सामने रहिएगा तो अच्छा। या रहिए वहीं पे, सब जोड़ भी नहीं पड़ेगा। ठीक है बैठिए। हेलो 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 चेक, हेलो। हाँ हाँ पूछिए ना। नहीं वो यहाँ नहीं, बस उससे आगे नहीं, वो यूपीएससी में चल जाएगा, वो यहाँ नहीं है। और फिर प्रथम विश्व युद्ध के बाद यहां नहीं है, लेकिन जब यूपीएससी की तैयारी कीजिएगा तब वहां द्वितीय विश्व युद्ध भी पढ़ना होगा। यहां प्रथम विश्व युद्ध ही तक है। क्या शीत युद्ध पढ़ना है, हल्का सा, पूरा डिटेल में नहीं पढ़ना। शीत युद्ध, गृह युद्ध पढ़ना है, ये सब पढ़ना। पर कुछ ऐसे टॉपिक हैं, दो तीन टॉपिक जो बस छोड़ना है, बाकी पढ़ा उसको भी देंगे, लेकिन फाइनली सब टच। आईआर वाले टीचर बताएंगे बेहतरीन हमसे। हाँ उसमें तो रहेगा ही, हम तो हमारे में तो है भी नहीं, हम तो हल्का टच करके समझा देंगे क्या था शीत युद्ध, बस। असली तो आपको आईआर में ही पढ़ना होगा, जो पूरा डिटेल। हो गया, एक मिनट। ना आइए, आज थोड़ा सा लेट हो गया ना। लिंक लिंक शेयर कर दीजिएगा उस पे, टेलीग्राम पे, जो बच्चे हैं जो। हाँ चलिए, इंस्ट्रूमेंट मेरे हाथ में है, जो भी ऑनलाइन में भी जुड़े हुए हैं कोई भी मैसेज कीजिएगा, यहां डिस्प्ले हो जाएगा। आइए, इसके पिछले क्लास हमने चर्चा किया था आपको क्या क्या पढ़ना है। हाँ सिलेबस की मतलब क्या क्या पढ़ना है, कहीं से भी पढ़ सकते हैं, पढ़ना तो पूरा ही है। चाहे तो थिंकर से शुरू कर दें, कुछ ऐसे होते हैं जो आपका आंदोलन से शुरू करते हैं, जो जनजातीय आंदोलन हुआ संथाल मुंडा। कुछ ऐसे होते हैं 1857 से शुरू करते हैं, कुछ ऐसे होते हैं गांधी आंदोलन से पहले शुरू करते हैं, अपना अपना। तो हम लोग जो शुरू करेंगे वो गांधी आंदोलन से शुरू करेंगे। थोड़ा सा एक मान्यता भी होती है, चंपारण है और बिहार से ही शुरू किया जाए तो और अच्छा बात है। तो आज जो हम लोग शुरू करेंगे गांधी आंदोलन, गांधी आंदोलन में हमें चंपारण पढ़ना है, पता ही होगा, पहले पता चल जाए तो फिर मजा हो जाए। चंपारण आंदोलन, उसके बाद असहयोग आंदोलन, उसके बाद सबने अवज्ञा आंदोलन, और उसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन। ये पूरा का पूरा गांधी मूवमेंट है, आंदोलन। लेकिन सबसे मजेदार बात तब होगा जब हम यहां आपको ये पोर्शन पढ़ाएंगे। जब इस पोर्शन को देखिएगा,
ये वाला पोर्शन, तो यहां से अब तक एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया, एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया। सिलेबस में है लेकिन क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, तो जाहिर सी बात है इसको पढ़ाना कोई जरूरी तो है नहीं। यानी कि इसमें जो टॉपिक रहेगा चंपारण, उसके बाद सविनय, और फिर भारत छोड़ो, फिर बाहर निकल जाओ। आ जाइए। अब रहा कि सुजीत सर, अगर आ जाइए, यहां आ जाइए आगे, अगर असहयोग आंदोलन एक बार भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया है तो क्या इसको आप नहीं बताइएगा? नहीं, तो जरूर बताएंगे, मैं तो कम से कम जरूर बताऊंगा आपको। क्या पता आप जिस समय बैठे उस समय पूछ नहीं से असहयोग आंदोलन से। और असहयोग आंदोलन इसलिए चर्चा में है क्योंकि असहयोग आंदोलन 1922 के चौड़ा चौड़ी कांड से स्थगित हो गया था और 100 साल इसके पूरे होने जा रहे हैं। जब आप मेंस लिखिएगा तो इसका 100 साल पूरा हो जाएगा, और मेरा ऐसा दिल करता, हो सकता नहीं भी हो, यहां से क्वेश्चन इस बार आना चाहिए। अगर आपका ऑप्शनल हिस्ट्री है तो वहां से भी क्वेश्चन आएगा, पिछले बार भी आया था, क्योंकि 1920 में शुरू हुआ था और 21 में एग्जाम हुआ था। 101 साल, मोटा मोटी 100 साल हो गया था, तो उस समय भी क्वेश्चन पूछा था। और इस बार चौड़ा चौड़ी कांड 1922 में हुआ था, पता ही है। 1922 के बाद सहयोग आंदोलन स्थगित हो गया था, तो यहां से भी क्वेश्चन पूछेगा और हम किसी भी हालत में यह रिस्क नहीं उठा सकते हैं, हम इसको भी पढ़ा देंगे। तो आज हमारा जो टॉपिक शुरू होगा चंपारण आंदोलन में, क्लियर? हाँ, आज फर्स्ट क्लास है, हाँ जी, इसका ही तो चंपारण आंदोलन से, ये सेकेंड क्लास है। फर्स्ट क्लास में हम डिस्कशन किए थे क्या क्या सिलेबस हमारा है, क्लियर है? आइए, कुछ भी नहीं करना, कुछ नहीं लिखना है, बस शांति से सुनना है और जो डाउट हो पूछना है। आइए, अब बात यह रहती है कि जब हम चंपारण आंदोलन पढ़ रहे हैं तो मैं ऐसा समझता हूं, ये शिक्षक होने के नाते, कि आप क्वेश्चन बैंक नहीं खोलते होंगे। एक तो ठंड का समय है, ऊपर से पढ़ने बोल रहे हैं और एक्स्ट्रा काम हमारे ऊपर बोझ डाल रहे हैं। सुजीत सर छोटा सा दिमाग है, इसको लेकर रखना है हमेशा सुरक्षित, और क्वेश्चन खोलने के लिए कह रहे हैं, ये क्या बात हुई? लेकिन मैं ऐसा करता हूं, आप करो या ना करो, जो मेरी अपनी ड्यूटी है, मैं अपने तरीके से, मैं हमेशा हर में ऑप्शनल हो या फिर जीएस हो, आप देखिएगा कि जो टॉपिक मैं पढ़ाऊंगा, पढ़ाने से पहले क्वेश्चन दिखाऊंगा। कोई भी टॉपिक चाहे स्टूडेंट पढ़े या टीचर पढ़ाए, वो दो रूप में पढ़ाता है। एक तो है कि आपको पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करवा दे और तब जाके क्वेश्चन देख लो, और दूसरा एक वे होता है कि पहले क्वेश्चन को देख लो, उसके बाद कॉन्सेप्ट क्लियर करो, ताकि जहां जहां कॉन्सेप्ट चलता रहे समझ में आ जाए। सुई सर दूसरे क्वेश्चन का आंसर देखो इस टाइम में बोल रहे हैं, तो वो शायद ज्यादा कैच करता है स्टूडेंट। तो मैं यही चाहता हूं कि सबसे पहले क्वेश्चन देख लिया जाए, और तब जब मैं बताऊंगा तो आपके दिमाग में सीधा प्रिंट कर दूंगा, तब आपको कहीं जगह पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आइए थोड़ा कलर चेंज कर लूं। हां, चंपारण आंदोलन से पूछे गए अब तक के जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारा आपके स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा है। इतना ही क्वेश्चन पूछा है। पहला क्वेश्चन देखिए, चंपारण सत्याग्रह स्वाधीनता संघर्ष का एक निर्णायक मोड़ था, स्पष्ट कीजिए। 64वीं में पूछा गया क्वेश्चन है। हो सकता है आपके टाइम में पूछ दे, यानी कि चंपारण, अभी आप कुछ नहीं जानते, आप ये फील कीजिए मुझे कुछ नहीं पता चंपारण के बारे में, मैं पहली बार आपसे पढ़ रहा हूं और मैं कुछ नहीं जानता हूं, बस क्वेश्चन को देखिए, और इसका आंसर भी अभी आपको बताने वाला नहीं हूं। चंपारण सत्याग्रह स्वाधीनता संघर्ष का एक निर्णायक मोड़ था, स्पष्ट कीजिए। यहां पे एक लाइन से आपको मैं समझा सकता हूं, यह पहला ऐसा आंदोलन था जहां पे किसी भी तरीके का कोई हिंसा नहीं हुआ, लेकिन फिर भी जीत हुई, ये तो जानते हैं ना। और इसी को सत्याग्रह भी कहा गया। जो सत्य का अनुसरण करते हुए एक आंदोलन चला वो सत्याग्रह कहलाया, और वो सत्याग्रह जो है हमारे बिहार के चंपारण से गांधी जी ने 1917 में नींव डाली। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं था, इसी को समझाना था। क्या नहीं समझा सकते? जिस टाइम में जो बच्चा मेंस लिखे और यहां से क्वेश्चन आ जाए तो समझो उसकी जिंदगी उसी दिन बदल जाती है। ओ माय गॉड, यहां से क्वेश्चन है, देखिए ना क्वेश्चन, आप क्वेश्चन देखिएगा तो कैसा लगेगा। दूसरा क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन समझ में आया? दूसरा क्वेश्चन, बिहार में चंपारण सत्याग्रह के कारण और परिणाम का वर्णन कीजिए। यानी कि चंपारण सत्याग्रह जो हुआ था उसके कारण, और चंपारण सत्याग्रह जो हुआ था ये तो अच्छे तरीके से जानते हैं कि किसानों के साथ शोषण हो रहा था। हाँ, नील, और खास करके जो किसान होते थे नीलहे होते थे, जिसको नील की खेती के लिए की जाती थी, जबरदस्ती उनको नील
जिसको नाम भी आप सुने होंगे, 3 कठिया पद्धति, यानी कि 1 बीघा में 3 कट्ठे पे नील की खेती करना अनिवार्य करवा दिया गया था। 1 बीघा का मतलब 20 कट्ठा भी होता है, 20 कट्ठा में 3 कट्ठे पे नील का खेती करना अनिवार्य करवा दिया गया था। और नील की खेती अगर करते थे तो इससे क्या होता था, भूमि बंजर हो जाता था। और बंजर होने की वजह क्या होता था, इंडिगो नील जिसको कहते हैं, उसकी रूट्स जो होती थी बहुत अंदर गहराई तक जाती थी। और जिस पेड़ का रूट्स जितना गहराई तक जाएगा वो क्या करेगा, पानी ज्यादा ऑब्जर्व करेगा, और पानी ऑब्जर्व करेगा तो वहां बंजर बना देगा। फॉर एग्जाम्पल, बस अभी समझाने के लिए, आपने सुना होगा नाम बबूल का पेड़। आप कभी केयर करना, इसके बाद जहां भी बबूल का पेड़ दिखेगा वहां आसपास में कोई पेड़ नहीं दिखेगा, बबूल का ही बच्चा दिखेगा। यूकेलिप्टस भी वही है, बबूल का बच्चा मतलब समझे, बबूल का छोटा सा पौधा दिखेगा। आप वहां किसी भी आम केला का कुछ नहीं देखिएगा, और दूर दूर तक वो जो एक घास होती है ना, दूब वाली घास, वही दिखेगा और कुछ नहीं। आखिर आपने सोचा क्यों? क्योंकि वहां इतना दूर तक जो भूमि है वो बंजर हो गई है। आप अक्सर देखिएगा जो भी गवर्नमेंट का जमीन होगा वहां कोई पौधा पैदा लिया हो या ना लिया हो, बबूल का पौधा जरूर पैदा लिया होगा। ये चीजें रहेगा ना तो आप सोचने का बहुत दूर तक सोच सकते हैं। ये कारण हुआ। अब खेती करना था क्योंकि उन्हें क्या थी, खाने की जरूरत थी, तो वहां पे धान और गेहूं की खेती करनी थी। इन्होंने क्या करवा दिया, नील की खेती। उगाही जो है मनमाने तरीके से कर रहे थे, और रही सही जो कसर है, दिकू आ गए थे। दिकू कहने का मतलब यह हुआ, महाजन हो गया, सूदखोर हो गया, जमींदार हो गए, जबरदस्ती क्या करते थे, इनको सूद पर पैसा देते थे और इनकी जमीन को हड़प लेते थे, और बेच किसको देते थे, गोरे को, और करना पड़ता था। इन सब से ये लोग क्या थे, त्रस्त थे। और आगे क्या हुआ, जब इसी कारण को समाप्त किया गया, इसी कारण में जब परिवर्तन किया गया, तो ये निकल के आया परिणाम। अब ऐसा क्वेश्चन जब रहेगा तब आप लिखिएगा तो कारण और परिणाम 2 पार्ट में है, एक कारण है, दूसरा परिणाम है। इन दोनों पार्ट को आप कोशिश कीजिएगा कि अगर 4 पेज का हम लिख रहे हैं तो 2 पेज में कारण लिखेंगे और 2 पेज में परिणाम लिखेंगे। इसी कारण के 2 पेज में भूमिका बनेगी और इसी परिणाम के 2 पेज में निष्कर्ष जो कि कंक्लूजन बनेगा। अगर इस तरीके से कीजिएगा मजा आ जाएगा। क्वेश्चन तो समझ में आ गया। तीसरा क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किसान विद्रोह के लिए चंपारण सत्याग्रह के महत्व को स्पष्ट कीजिए। 56वीं से 59वीं। महत्व का मतलब क्या होता, बताइए। नहीं, महत्व का हमको मतलब बता दीजिए, और कुछ नहीं चाहिए मुझे। परिणाम, बस परिणाम बोलिए ना। ये जो परिणाम है सुजी सर, कारण को हटा दिया गया, बस परिणाम पूछ रहा, सिंपल है। इसमें एक पार्ट पूछ रहा, अब इसमें 2 पेज में नहीं बल्कि 4 पेज में लिखना, एक पार्ट को समझा देना। क्या क्वेश्चन नहीं समझ में आया? तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, चौथा। क्या आप इस बात से सहमत हैं कि चंपारण सत्याग्रह भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के इतिहास में एक परिवर्तन बिंदु था? क्या चौथा पहला क्वेश्चन से नहीं मिल रहा? मैच करवाइए ना, शब्दों का खेल खेला गया, सेम टू सेम आंसर लिखना होगा। और इसलिए मैं इतनी गहराई से आपको बताता हूं कि बहुत ऐसे स्टूडेंट हैं जिस समय सुन रहे हैं बायोलॉजी बैकग्राउंड के हैं, यानी कि साइंस बैकग्राउंड के हैं, बहुत ऐसे जो कॉमर्स बैकग्राउंड के हैं, उनको इतिहास देखने के बाद दिमाग खराब होना शुरू हो जाता, जबकि इतिहास कुछ भी नहीं है। देखिए ना, आपके सामने रखा पड़ा हुआ, आप पढ़ते जाइएगा, इतना आसान लगेगा कुछ है ही नहीं, सबसे आसान इतिहास है। तो ये क्वेश्चन बन गया। नेक्स्ट है 5वां नंबर क्वेश्चन। स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में चंपारण सत्याग्रह एक प्रमुख घटना थी, स्पष्ट कीजिए। यानी कि अब बता रहा कि स्वतंत्रता संग्राम में जो है चंपारण सत्याग्रह एक प्रमुख घटना थी। घटना है ही थी, आज तक ऐसी घटना तो कभी घटना घटित ही नहीं हुई थी। और यह क्वेश्चन पूछा गया है आपको 42वां 1999 में। उसके बाद छठा क्वेश्चन जो है, बिहार में किसान आंदोलन का समान वर्णन करते हुए चंपारण आंदोलन की विशेषता गांधी जी के हस्तक्षेप का वर्णन कीजिए। अब यहां पे किसान आंदोलन को बताना है, और कि देखिएगा यहां पे एक और है किसान आंदोलन में स्वामी सहजानंद सरस्वती। आप अगर सिलेबस खोलिएगा तो वहां भी देखिएगा, तो वहां उनकी चर्चा कभी मत कीजिएगा, बच्चे कर देते हैं उनकी चर्चा, क्योंकि सुजीत सर वो भी किसान आंदोलन। और यहां पे स्पष्ट देखिए क्वेश्चन में कर रहा, आंदोलन में विशेषता गांधी जी के हस्तक्षेप का वर्णन कीजिए। और ये क्वेश्चन जो होगा पूरा का पूरा चंपारण से है, किस तरीके से गांधी जी हस्तक्षेप करते हैं। गांधी जी हस्तक्षेप क्या करते हैं, जब इनको रोकने लग जाता है चंपारण में, तो ये रोकने के लिए तैयार नहीं होते, इन पे FIR होता है, और फिर एक कमेटी बैठती है जिसका नाम होता है चंपारण एग्रीएंट कमेटी, उसके सदस्य भी ये बनते हैं।
और इनका उद्देश्य सिर्फ यही होता है कि तिनकठिया पद्धति जो है वो समाप्त होना चाहिए। बस यही आपका क्वेश्चन है अब तक का पूछा हुआ, इसी का जवाब देना है। कोई यहां तक किसी को कोई दिक्कत क्या? अभी मैप के पीछे आप पागल हो गए क्या? अभी तो ठहरिए, अभी थोड़ा सा ठहरिए, हम सब बता देंगे आपको। 2 मिनट ठहरिए ना, मैप को भी छोड़ दीजिए। अभी ये सिर्फ जानिए कि आपको कुछ नहीं आता, बस मैं समझा रहा हूं, आंसर कुछ नहीं बता रहा हूं। आंसर कहां बताया कुछ भी? ये क्वेश्चन है, ये जान जाइए कि आगे जो आपका दृश्य आने वाला है उसका यही तक इतना ही दायरा है, अभी तक इतना ही क्वेश्चन पूछा गया। ये सारा का आंसर पीछे डिस्प्ले में क्लियर होने वाला। बस एक बार सुन लीजिए, उसके बाद जब क्वेश्चन वाला सेशन चलेगा ना हम लोग का, जब हम क्वेश्चन आपको बनाने दें तब वहां पे बताएं कि मैप कहां पे बनेगा। और मैप तो यहां पे बस एक ही बनेगा, और वो जो मैप बनेगा वो चंपारण वाला मैप बनेगा, और कहीं कुछ नहीं बनेगा। जैसी चंपारण की चर्चा होगी चंपारण का मैप बनकर तैयार हो जाएगा। बिहार का मैप बना दीजिएगा और चंपारण कहां चला जाएगा? उत्तर और पश्चिम वाला इलाका में कॉर्नर पे जाएगा। बस वहां मैप इंडिकेट करके चंपारण लिख देना, काम खत्म। और क्या है? आइए, चलिए, चंपारण सत्याग्रह 1917 में एक घटना घटती है जो भारतीय इतिहास में चंपारण सत्याग्रह के नाम से जानी जाती है। ये तो अच्छे तरीके से आप पता होगा, और इसी पे आप संपूर्ण चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले इसकी क्या भूमिका थी या क्या प्रयोगी है। हर क्वेश्चन को अगर इस तरीके से आप पढ़िएगा ना तो कभी ऐसा ही नहीं होगा कि आप क्वेश्चन नहीं लिखिएगा। सबसे पहले कोई भी घटना कर रहे हैं तो उसकी पृष्ठभूमि पता होनी चाहिए। आप हमसे पढ़ रहे हैं तो क्या हमारा इंट्रोडक्शन आप नहीं जानिएगा? ऐसे ही आ गए पढ़ाना शुरू कर दें, जानिएगा ना भाई हम हैं कौन, कहां रहते हैं, क्या हमारा क्वालिफिकेशन है, क्या हम पास में अचीव किए हैं, क्या हमारा प्रेजेंट है, क्या हमारा फ्यूचर है। वो सारी बातें हमको शेयर करेंगे ना आपसे, तब ना आप मानिएगा कि हम क्या हैं। आए और पढ़ाना शुरू कर दे तो आप पता कर लीजिएगा हमको, हमारे बारे में पूरा जानना होगा। और हमारा भी उद्देश्य होता है कि हम भी आपके बारे में जान लें। आपका नाम क्या है, आपका ग्रेजुएशन हुआ है या नहीं हुआ, यही नहीं पूछते हैं क्या? आप एग्जाम पहले कभी दिए हैं या नहीं दिए हैं, कितने बार मेंस लिखे हैं, यही सब पूछते हैं ना। उसके बाद आपको बैठा देते हैं, तो इससे मोटा मोटी हमें जानकारी मिल जाती है। अच्छा ये है, इनका टारगेट ये है, इतने में इनको कंप्लीट करना। उसी तरीके से इसकी पहले पृष्ठभूमि या भूमिका, भूमिका के बाद इसके कारण, यानी चंपारण आंदोलन जो हो रहा है इसके पीछे का कारण क्या था? तो उपनिवेशिक नीतियां, तिनकठिया पद्धति, एक एक करके सब डिफाइन कर देंगे। नेक्स्ट है बढ़ता किसान का असंतोष, नेक्स्ट किसान की बढ़ती मुश्किलें। क्लियर है? दोनों लाइनिंग जो है लगेगा देखने में कि सर एक ही जैसा लग रहा है, दोनों में कोई अंतर नहीं है, लेकिन बहुत अंतर है। एक असंतोष और एक मुश्किल। हां, ये आने वाला समय है। वेरी गुड। उसके बाद गांधी जी का आगमन करवाएंगे 1915 में, इंडिया आगमन होंगे, और 1917 में सीधे कहां पे आगमन हो जाएगा इनका? चंपारण में, लखनऊ। कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन होगा, उसी अधिवेशन में वो बैठे रहेंगे, वहां पे राजकुमार शुक्ल जाएंगे, उनको बुला के लाएंगे और यहां पे ये आंदोलन घटना घटित होगी। बस एक बार सिर्फ पता चल जाए मोटा मोटी, इनकी आलोचना करना है। और आलोचना किनकी होगी? गांधी जी की होगी, और गांधी जी की आलोचना भी करेंगे, और आलोचना को कैसे लिखा जाए वो भी आपको समझाएंगे हम। साथ साथ में इसके महत्व और परिणाम को देखेंगे, क्या इसका महत्व रहा और क्या इसका परिणाम। महत्व और परिणाम दोनों से 2 क्वेश्चन आपने देखा 2 साल में, अभी पीछे ही देखा आपने। कारण से भी आपने एक क्वेश्चन देखा या नहीं देखा? आगमन गांधी जी का हो रहा है, वहां से भी आपने देखा, एक निर्णायक बिंदु था, वहां भी ये क्वेश्चन देखा। आप देखिए ना, सब आपके सामने रखा हुआ आंसर, बस उठाना है। और लास्ट में फाइनली इसका निष्कर्ष क्या निकल क्या हुआ, आगे की जो घटना घटेगी। जैसे 1917 के बाद सीधे अगला जो टारगेट होगा वो क्या होगा? नहीं, अहमदाबाद मिल मजदूर, उसको भी तो लेके चलिएगा, खेरा लेके चलिएगा, उसके बाद असहयोग लेके चलिएगा, फिर सबने लेके चलिए, और फिर भारत छोड़ो आंदोलन लेके चलिएगा। तो खैर यहां तक आते हैं। अब आते हैं इसकी भूमिका में। यहां तक तो क्लियर हो गया, कोई डाउट नहीं है? जो भी डाउट होगा तुरंत बताना है आपको। आइए,
इसकी भूमिका, भारतीय स्वतंत्रता के इतिहास में चंपारण सत्याग्रह एक महत्वपूर्ण घटना थी। अब तक के इतिहास में अगर थोड़ा सा डिटेल में मैं समझाऊं, 1600 ईस्वी में यूरोपीय कंपनियों का आगमन होता है। अगर देखा जाए तो 16 ईस्वी में नहीं बल्कि 1498 में हो जाता आगमन। समझाने के लिए, पुर्तगालियों से शुरू होते, यूरोपीय रहते, वास्को डी गामा भारत की खोज करता है, यहां से शुरू होती है। लेकिन मैं जो मेरा मुद्दा कहना, अंग्रेज, क्लियर, 1600 ईस्वी में इनका आगमन होता है और आने वक्त इनका सिर्फ एक उद्देश्य होता है कि मुझे व्यापार वाणिज्य के सिवा कुछ नहीं करना है। लेकिन इसी व्यापार वाणिज्य के करते करते और हम लोगों के अंदर जो राष्ट्रीयता की इन्होंने कमी देखा, उसमें इन्होंने क्या देखा कि यहां पे रहा भी जा सकता है, यहां पे राजनीति भी किया जा सकता है। अब उनकी महत्वाकांक्षाएं जो है वो दिन प्रतिदिन क्या हो गई, बढ़ने लग जाती है। आपकी महत्वाकांक्षा भी बढ़ेगी, टेंशन मत लीजिए। जैसे एसडीएम बन जाइएगा उसके बाद कहेगा सुजीत सर क्या एस अच्छा नहीं लगता, डिलीट कर दीजिए, अब डीएम बनेंगे। बताइए डीएम के लिए क्या किया जाए। और ज्यादा नहीं, 1 घंटा भी देर नहीं होगा, जैसे ही नंबर आएगा ना कि आपका 3rd रैंक आया, उसके बाद तुरंत फोन पहले मेरे पास आएगा और आता रहता है, सुजीत सर यूपीएससी का तैयारी करना, बताइए क्या करना होगा इतिहास में। तुरंत, अभी सुबह के शाम भी ना हुआ। तो ये क्या है, अगर यहां समझे तो महत्वाकांक्षाएं। सुजीत सर आपने तुरंत देखा, आगे का स्टेप शुरू हो गया। और ये महत्वाकांक्षाएं होनी चाहिए व्यक्ति में, तभी उसका विकास भी होता है। और इसी को अंग्रेजी में अपडेट भी कहते हैं। महत्वाकांक्षाएं तो अपडेट करवाती है। तो चंपारण सत्याग्रह जो था एक महत्वपूर्ण घटना थी, क्योंकि अब तक जितनी भी घटनाएं हुई है, अगर शुरुआती से लेकर चलें और स्टार्टिंग जो है पलासी से लेकर चलें, 1757 से लेकर चलें, पता है ना पलासी के बाद कंटिन्यू इन्होंने अटैक जो किया है वो राजनीति के लिए किया है। तुम सुदृढ़ कर ही लेंगे, पहले एक बार राजनीति पे कब्जा तो कर लें, शासन पे, उसके बाद तो जैसे चाहेंगे वैसे दोहन करेंगे, वैसे शोषण करेंगे आपका। 1757 की क्रांति होती है और इसमें बुरी तरीके से क्या होता है, हिंदुस्तानियों का हार होता है। यानी कि सिराजुद्दौला, थोड़ा सा हल्का सा चर्चा करें, सिराजुद्दौला की क्या होती है, मीर जाफर, हाँ मीर जाफर की कहीं ना कहीं गलत नीतियां, ठीक है ना, गलत नीतियां की वजह से जो है सिराजुद्दौला की मृत्यु हो जाती है, अंग्रेज की जीत हो जाती है। लेकिन भारतीयों के अंदर कहीं ना कहीं क्या है, धोखे का युद्ध है। और हम हारे नहीं, अभी भी अंग्रेज से तेज हैं। लेकिन इसके 7 साल के बाद 1764 में एक फिर से युद्ध होता है, जो भारतीय इतिहास में बक्सर के युद्ध से नाम से जाना जाता है। और यह युद्ध जैसे ही हारते हैं भारतीय, उसके बाद संपूर्ण हिंदुस्तान में यह डिसाइड हो जाता है कि हमसे बलवान, हमसे मजबूत और हमसे निर्णायक जो है वो कौन है, अंग्रेज हैं। अब क्लियर भारतीयों को हो जाता है कि हमसे क्या है, ज्यादा शक्तिशाली अंग्रेज हैं, हम कुछ भी नहीं है। उस वहां से लेके करीब करीब 200 सालों तक जो पैर में बेरियां बनती है वो 200 सालों के बाद ही खुलती है, उसके पहले खुलती नहीं है। एक बार एक समय आता है जब 1857 की क्रांति होती है, तो एक उम्मीद जगती है 100 साल के बाद, 1757 बाद 100 साल के बाद एक युद्ध, एक थोड़ी सी उम्मीद अंदर जगती है कि जीत सकते हैं। लेकिन अपने ने ही हमें क्या कर दिया, धोखा दे दिया। चाहे होलकर हो, नहीं आजाद कहां कुछ हुआ था, नहीं कुछ कोई स्वतंत्र नहीं हुआ था, क्योंकि पहले तो ये अपने आप देखिए स्वतंत्र नहीं हुआ था। जो क्षेत्रीय राजा थे ना, अपना अपना क्षेत्र हड़प रहे थे, पकड़ रहे थे कि अब तो मुगलों का क्या हुआ, अस्तित्व खत्म हुआ। क्योंकि 1857 की क्रांति के बाद बहादुर शाह जफर का तो खेल ही खत्म हो गया। तो लोग जो जहां थे वहां पे करना शुरू कर दिए। जैसे घर में नहीं देखते हैं, अगर पापा जी चले गए तो 4-5 भाई अगर हैं तो सब अपना अपना हिस्सा लूटना शुरू कर देता है, ये क्षेत्र मेरा, ये क्षेत्र मेरा। रियल लाइफ में भी होता, बस वही कहानी हुआ था, ऐसा कुछ भी नहीं था। लेकिन ऐसी उम्मीद जगी जा रही थी कि 1857 की क्रांति अगर हम जीत जाते हैं तो आसानी से आजादी मिल जाएगी। लेकिन ये भी क्या होता है, हार जाते हैं, हमारे अपने ही क्या करते हैं, धोखा दे देते हैं। जब 1857 की क्रांति बताएंगे तब जाके यहां पे क्लियर करेंगे, यहां तक ले जाके इसको छोड़ देते हैं। घटनाएं बढ़ते बढ़ते चलते चलते आती है 1917 के आसपास। इस वक्त जो है एक अधिवेशन हो रहा है लखनऊ में कांग्रेस का। उस अधिवेशन में गांधी जी बैठे हुए हैं। गांधी जी की आप भी जो है राजकुमार शुक्ल, जो कि चंपारण के किसान नेता है, किसान की आप बीती सुनाते हैं, गांधी जी को बोलते हैं चलिए चंपारण में किसानों के साथ में क्या है, दयनीय स्थिति है। गांधी जी वहां से आते हैं, यहां पे एक संग्राम होता है और इस संग्राम में आसानी से विजय हासिल कर लेते हैं।
बस यहीं तक, आगे भी बताएंगे लेकिन आगे स्टेप के बाद में बताएंगे ताकि आपको स्टेप बाय स्टेप समझ में आ जाए। और ये युद्ध जो था वो क्या था, एक महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक था। क्यों? क्योंकि यहां पे पहली बार जो है अहिंसा का पालन किया गया था। अहिंसा का यानी कि कहें तो हिंसा का त्याग किया गया था। हिंसा कुछ था ही नहीं। यह आंदोलन गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन था। इसकी पृष्ठभूमि चल रही है, यह पहला ऐसा आंदोलन था और पहला ही आंदोलन कर रहे थे। इससे पहले भी किए हैं अफ्रीका में, लेकिन उसका तो कोई वैल्यू नहीं। इंडिया की वैल्यू है क्योंकि इंडिया ये 1915 में आते हैं गांधी जी और 1917 में पहला ऐसा आंदोलन करते हैं जो चंपारण में होता है। तो यह प्रथम सत्याग्रह आंदोलन यह माना जाता है जो कि सत्य पे आधारित एक आंदोलन होता है। क्लियर? यह आंदोलन शोषणकारी आर्थिक व्यवस्था के विरुद्ध असंतोष और प्रतिरोध का एक परिणाम था। शोषणकारी, यहां देखिए, शोषणकारी आर्थिक व्यवस्था, शोषणकारी तो है ही था। पूरे तरीके से खेती वो कीजिएगा जो मुझे जरूरत होगा, यानी ब्रिटेन की जरूरत है। और वहां ब्रिटेन की जरूरत क्या है? नील की जरूरत है। मेन रूप से नील है और अफीम भी होता था। और ऐसे भी जानते हैं कि बिहार में जो है नील और अफीम के लिए उस समय प्रसिद्ध था। नील की खेती करवा रहे हैं और नील की खेती हमारे लिए जरूरत है। भोजन तो मिल नहीं रहा, भूखे मर रहे हैं और हम नील को क्या खाएंगे? लेकिन नील इसलिए उगाही करवाते थे क्योंकि वहां जरूरत था ब्रिटेन में नील की, क्योंकि वहां कंपनियां खाली पड़ी हुई थी। अगर यहां से कच्चे माल नहीं जाएंगे तो वहां नील बनेगा कैसे? और फाइनली जब लास्ट में आपको बताएंगे तब बताएंगे कि जर्मनी ने क्या कर दिया, एक कृत्रिम रूप से नील को उत्पादन करना शुरू कर देता है। लेकिन उसके बाद भी इनका टैक्स नहीं घटता है, पूरी तरीके से टैक्स किए होते थे। कभी कभी ऐसा भी होता था कि अगर नील नहीं, मान लीजिए कि ये नील कर रहे हैं तो कोई बात नहीं है, जैसे चलो आप नील की खेती नहीं करेंगे तो आप पे टैक्स बढ़ा दिया जाता था। और अगर आप पे टैक्स बढ़ा दिया जाएगा, मान लीजिए कि ऐसे कर रहे हैं कि हम नील की खेती नहीं करेंगे और आपसे यह कह दिया जाए कि आपको क्या करना, साल में 10 लाख रुपया देना। उस टाइम का तो इतना ही बराबर था। आप क्या कीजिएगा, वह रहने दो, नील की खेती कर लेते हैं, 10 लाख कौन देगा? ऐसा ही वो टैक्स करता है, मजबूरी है, आप उसी के पास आते। तो ये कहानी थी। यह आंदोलन एक सफल आंदोलन था जो गांधी जी का एक राष्ट्रीय नेता बनके उभरते हैं। जिस समय इस आंदोलन के अंदर जाते हैं, ध्यान से समझिएगा, जिस समय ये आंदोलन के अंदर जाते हैं उस समय मोहनदास करमचंद गांधी इनका नाम होता है। लेकिन जब यह आंदोलन समाप्त होता है तो इनके आगे जो है मोहनदास जो है करमचंद, वो हट जाता है, उसके जगह पे महात्मा आ जाता है। और गांधी तो पहले ही थे, महात्मा गांधी आ जाते हैं। और ये जो महात्मा की उपाधि दिए थे ये गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर दिए थे। ये चीज जो है ध्यान से रखिएगा। ये पहला ऐसा अवसर था जो गांधी जी ने सत्याग्रह करके इस आंदोलन में विजय हासिल किए। देखते देखते पूरी दुनिया में जो है ये प्रसिद्ध हो गए और देश के राष्ट्रीय नेता बन के उभरे। जो सबसे पीछे बैठा करते थे वो सबसे आज आगे हो गए थे। और ये पहला ऐसा आंदोलन था इतिहास में जहां से किसानों के लिए मुद्दा शुरू हुआ। और आज 21वीं सदी, आज जोड़ के पढ़ेंगे, आज को जोड़ के इतिहास को पढ़ेंगे। क्या पता अगर कुछ अपडेट तो समझ जाए। आज भी देखिएगा, अभी कुछ दिन पहले आपने देखा होगा मुखिया का चुनाव हुआ था। गांव से है ना भाई, गांव से तो मुखिया का चुनाव हुआ था। मुखिया का जो रहता है कि भाई मैं ये काम करूंगा, ये काम, उसका फेस्टो रहता है। उसमें आप देखिएगा सबसे पहले किसान भाइयों को जो है इतना बिजली बिल माफ। उसी तरीके से जो लोकसभा होता है या राज्यसभा होता है उसका चुनाव भी देखिएगा, विधानसभा, उसमें भी जो है किसानों का मुद्दा सबसे ऊपर रहता बैठा हुआ। आपका भी केयर करना। और ये शुरुआत जो नींव डाला गया था यही चंपारण से। चंपारण से पहले ऐसा नहीं था कि कांग्रेस नहीं थे, उससे पहले भी जागृत थे क्योंकि 1885 में कांग्रेस आ चुके थे। क्लियर है? लेकिन कभी भी किसान का मुद्दा कोई नहीं उठाता था। किसान का मुद्दा उठाने वाले इकलौते ऐसे नेता थे वो गांधी जी थे। और आज तक ये मुद्दा उठता है। और देखते देखते अब तो नारा हो गया, जय जवान जय किसान, लाल बहादुर शास्त्री। अब तो सब में यही होता है कि किसान और जो मतलब क्या है, जवान, ये दोनों ही इस देश का क्या है, रक्षक है, नींव है, स्तंभ है जो कि खड़े किए हुए हैं। खैर, तो इस चीज को थोड़ा सा देखना, ये पूरी की पूरी भूमिका आपकी होगी। ये पूरा का पूरा पृष्ठभूमि हमने आपके सामने रख दिया। अब इसके थोड़ा सा कारण पे चलते हैं। इसके कारण क्या है, इसके कारण को समझिए। औपनिवेशिक शक्तियां, पहले यहां देख लीजिए कारण, यहां पकड़ लीजिए ताकि आपके दिमाग में आ जाए। यहां जो कारण है, कारण में हम आपको क्या बताएंगे, औपनिवेशिक नीतियां। दूसरा
तीन कठिया पद्धति, तीसरा बढ़ता किसान का संतोष, चौथा किसानों की बढ़ती मुश्किलें। अगर ये चीज आपको एग्जामिनेशन हॉल में याद रह जाए तो आपको लगता है आप कहानी लिखिएगा, और इतिहास में कभी कहानी नहीं लिखिएगा, बस हम समझाएंगे कहानी से, लेकिन आप टू द पॉइंट आंसर लिखने की कोशिश कीजिएगा विथ फॉर्मेटिंग, अगर अच्छे नंबर लाना है तो। क्योंकि मामला जो है टोटल 6 क्वेश्चन का रहेगा, लिखना आपको 3 क्वेश्चन है, प्रत्येक क्वेश्चन जो है 38 नंबर का रहेगा, टोटल 114 नंबर का मामला रहेगा, और 114 में 90 नंबर आ गया तो आपकी गाड़ी निकल गई। 90 नंबर आया तो आपकी गाड़ी निकल गई, यानी कि 90 को 3 से डिवाइड कर दें तो आपका क्या आएगा 30, क्योंकि 3 क्वेश्चन ही लिखना है और 90 नंबर लाना है, 38 नंबर का है और 30 नंबर आपको लाना है। अगर 25 भी आ गया ना तो समझिए उस साल का सबसे टॉपर नंबर आपका रहेगा। क्या 38 में 25 नंबर भी आपका नहीं आएगा? और 38 में 25 नंबर लाने के लिए आपको इसी तरीके से लिखना होगा। आप कहानी मत लिखिए, कहानी गया समय। अब अगर कहानी लिखिएगा तो बर्बाद हो जाइएगा, क्योंकि वहां चेक करने वाला कहानी खून चूसने के और मजबूर जो किया जाता था, यहां पे शोषणकारी नीतियां हैं, तो यहां पे क्या कर दीजिएगा। यह घटना कहां पे घट रही है? चंपारण में, यानी कि बंगाल प्रांत में। क्लियर है? 1917 है, 1917 से पहले 1912 को लेकर चले, उस समय कहां पे है ये? बंगाल प्रांत में। 1912 में ही डिवाइड हो रहा है। क्लियर है ना? और 17 में ये घटना चंपारण में घट रही है। यहां पे क्या लगा हुआ? अगर बिहार में ही ले जाइए तो यहां पे अस्थायी बंदोबस्त लगा हुआ, भू राजस्व व्यवस्था लगा हुआ ना, उसी के तहत ही तो ये टैक्स ले रहे हैं इनसे। ध्यान से पकड़िएगा जितनी बातें बोला हूं। भू राजस्व बंदोबस्त, और भू राजस्व बंदोबस्त का मतलब है कि इसके अंदर जो टैक्स लिया जा रहा है वो मनमाने तरीके से लिया जा रहा है। सूजी से मनमाने तरीके से लिया जा रहा है, तो क्या यहां पे किसान जो है वो समझदार नहीं है, अनपढ़ है? आज आप अपने गांव में जाकर देख लीजिए, आज 21वीं सदी की बात कर रहा हूं, कितने % लोग पढ़े लिखे हैं? छोड़िए, डाटा उठाइए 2011 का और उठा के देख लीजिए बिहार का साक्षरता दर कितनी है, होश उड़ जाएंगे आपके। जब बिहार की स्थिति है तो गांव की क्या स्थिति होगी? और आज से आपको करीब करीब 110 साल पीछे की कहानी बता रहा हूं, क्या स्थिति रही होगी। अगर थोड़ा सा शुरू से अगर चर्चा हम करें, वैदिक से ही जाकर करें, तो शिक्षा जो है एक वर्ग में सीमित थी, और वो वर्ग जो हुआ करता था वो ब्राह्मण हुआ करता था। 4 भागों में बटा हुआ था ना, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। देखिए सब चीज को पढ़िए, सबसे जोड़ के पढ़िए। अब आने वाला टाइम यही है। पढ़ा क्या रहा हूं? आधुनिक। जोड़ कहां पे रहा हूं? जाके प्राचीन में। समझा कहां रहा हूं? मध्यकालीन में। और फिर आ कहां रहा हूं? यहां पे। और आपका पूरा क्लियर विजन हो रहा। शिक्षा उसी तरीके से। तो यहां पे उपनिवेशिक तो होता क्या था कि जब भी आपको हम सूद पे पैसा देते थे, तो फोर्थ एग्जाम्पल, अगर 500 रुपया दिए तो उसमें 2 शून्य जोड़ देते थे। 2 0 भाई, मान लिया 50 रुपया दिए, 50 रुपया दिए, आपको तो आता पूछने कुछ नहीं है, ठप्पा मारो, लिखने तो आ नहीं रहा, उठाए और यहां पे ठप्पा मार दिया, यहां पे 2 शून्य लगा दिया, कितना हुआ? 2 0। अब कितना हो गया? 5000। 5000 का टैक्स दीजिए। मैं क्या करूं? ये तो आपका साइन है, उसको पता नहीं, उसको कितना दिया? 50,000। एक काम करो, 5 पे 3 को शून्य लिख दो, 0। बेचारा लिख दिया, हाथ से ठप्पा मार दिया, ये प्रमाण है। या तो ये दो, नहीं तो अपना खेत दो। और आप बहस कर नहीं सकते हैं। और इसका जीता जागता उदाहरण जब 1857 की क्रांति बताएंगे तब आपको समझाएंगे। हालांकि इससे पीछे घटना वो है 1857 की क्रांति, लेकिन यहां भी यही स्थिति कमोबेश थी। इससे किसान क्या हो गए थे? पूरी तरीके से त्रस्त हो गए थे। टैक्स जो है मनमाने तरीके से लिया जाता था, पानी खर्चा लिया जाता था, जिसको पेन खर्चा भी कहा जाता था। पेन खर्चा का मतलब समझते हैं? जैसे आप मान लीजिए खेत है, अब कई बार खेत देखोगे और बगल में कोई गड्ढा में पानी है जमा हुआ, तो क्या उस पानी का आप अपने खेत में यूज कीजिएगा तो उसका टैक्स दीजिएगा सरकार को? देते हैं? नहीं। वहां से अगर पानी ले रहे हैं, गंदे पानी भी अगर ले रहे हैं, तो उसका टैक्स देना होगा। और 3 रुपए बीघा, उस समय 3 रुपए बीघा की वैल्यू होती थी, ये टैक्स देना होता था। अवैध वसूली अलग से किया जाता था, अवैध तरीके से वसूली किया जाता था, जितना कर सकते हो। हां, उसी तरीके का। नेक्स्ट है 3 कठिया पद्धति। 3 कठिया पद्धति का मतलब समझ में आया? 1 बीघा में, यानी कि 20 कट्ठे में, 3 कट्ठे पे नील की खेती करना क्या कर दिया गया? अनिवार्य कर दिया कि आपके पास में अगर 2 बीघा खेती कर रहे हैं तो आपको 6 कट्ठे पे नील की खेती उगानी होगी, करनी होगी। और ये 3 कठिया पद्धति जो थी
वो क्या कर दिया था, किसान की आर्थिक स्थिति को पूरी तरीके से चरमरा कर रख दिया था। तीन कठिया पद्धति एक ऐसी पद्धति थी कि लोग समझ रहे थे कि अगर इसको जल्दी समाप्त ना किया जाए तो आने वाले टाइम में पूरा का पूरा जमीन क्या हो जाएगा, बंजर हो जाएगा। क्यों बंजर हो जाएगा? क्योंकि अगर पढ़े लिखे नहीं भी थे, अनुभव तो था ना इनको पता होता था एक साल में जो है 500 क्विंटल 500 किलोग्राम चावल हो रहा है एक बीघे में। फॉर द एग्जांपल एक लेके चल रहे हैं, अगले साल जो है 400 किलो हो गया, अगले साल फिर देखे 300 किलो हो गया, फिर देखे 200 किलो हो गया। अब यह आवाज रुकेंगे? अगर वक्त के साथ में इसको ना रोका गया तो क्या हो जाएगा, ये जमीन बंजर हो जाएगी। प्रारंभिक अवस्था में आवाज उठाओ, और जो लोग ये नहीं देना चाहते थे उनको मनमाने तरीके से वसूला जाता था। टैक्स दो, जो हम बोलेंगे। तो ये तीन कठिया पद्धति था जो सबसे मुख्य कारणों में से एक था। नेक्स्ट है बढ़ता किसान का असंतोष। उसके बाद धीरे धीरे किसानों का असंतोष जो है वो क्या हुआ, बढ़ने लगा। शुरू में तो देने में अच्छा लगा, एक काम करो आप लोग अपना खेत नील की खेती के लिए दे दीजिए, आपको उसके बदले में जो है नील का खेती में ज्यादा उपज होती है। आजकल आप नहीं देखते हैं गांव में, आज भी 21वीं सदी में लोग क्या करते हैं, एक काम करो फूल का खेती कर लेते हैं। फूल जो है बिकता तो उससे ज्यादा पैसा होता है। वो बात तो सही है, फूल बिकता तो ज्यादा पैसा होता है, लेकिन फूल खरीदने वाला भी तो कोई होना चाहिए, ये भी तो होना चाहिए। देखते देखते जो है सारे लोग फूल की खेती करना शुरू कर दिए, तो फूल का कीमत जो है सब्जी की कीमत से भी नीचे चला गया। होता है ना, इस तरीके से क्या हुआ, किसानों के अंदर असंतोष बढ़ना शुरू हो गया कि जिस उद्देश्य से हम काम कर रहे थे उसका जस्ट अपोजिट हुआ। और इसका नतीजा यह हुआ कि किसान की मुश्किलें जो है दिन प्रतिदिन बढ़ना शुरू हो गई। उनके ऊपर ये टैक्स इस तरीके से उनके ऊपर लगा दिया गया कि उनकी मुश्किलें जो है बढ़ना शुरू हो गई। और देखते देखते अपना घर तो गया, जमीन तो गया, अब एक वक्त ऐसा आता था कि अपने जगह भी छोड़ के चले जाते थे। और ये चीज जो मैं बताऊंगा आपको तब बताऊंगा जब जनजातीय आंदोलन संथाल या मुंडा की जब कहानी बताऊंगा, तो उसमें भी आपको इसकी चर्चा करूंगा। सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ, बस एक बार दिमाग के अंदर चल जाए। और देखते देखते किसानों की मुश्किलें जो है क्या हो गई, बढ़ना शुरू हो गई। आइए, यहां तक कोई अगर प्रॉब्लम हो तो आप बताइए मुझे। अब ये तो आपको मैंने समझाया, अब इसको पॉइंट वाइज में थोड़ा सा देख लेते हैं। कारण में औपनिवेशिक नीतियां, सबसे पहली किसानों की औपनिवेशिक शोषण प्रारंभ हो गया, जो सालों तक क्या हुआ, चलना शुरू हो गया। वसूली जो शुरू हुआ वो सालों साल तक चलना शुरू हो गया। भू राजस्व और अस्थायी बंदोबस्त ने किसानों की कमर को क्या कर दिया, तोड़ दिया। भू राजस्व के अंतर्गत ही इसमें 3 आता था। एक अस्थायी बंदोबस्त, पता ही है, दूसरा जो है नहीं, एक अस्थायी बंदोबस्त, दूसरा जो है इसके अंदर भू राजस्व के अंदर रैयतवारी था, महालवारी था। यानी कि अस्थायी बंदोबस्त, रैयतवारी और महालवारी तीनों जो है अलग अलग क्षेत्रों में था, लेकिन हिंदुस्तान के 100% क्षेत्रों पे यह आधारित था। अब थोड़ा सा जब चर्चा कर रहे हैं तो थोड़ा सा यहां कम से कम अस्थायी बंदोबस्त के बारे में चर्चा कर दीजिएगा। यहां जो था 19% था अस्थायी बंदोबस्त। बस 1 मिनट, अब थोड़ा सा अस्थायी बंदोबस्त के बाद रैयतवारी में 51% था, और महालवारी जो था उसमें 30%। 30 अब जोड़िए ना, 100 हो गया होगा, नहीं 30 था, जोड़िए ना, कोई डाउट? ये तीनों थोड़ा सा लिख दीजिएगा, समझ में आ जाएगा। 3 कठिया पद्धति के प्रावधान क्या थे? 20 कट्ठे पे नील की खेती करना अनिवार्य कर दिया गया। यह नील की खेती के लिए ना तो मजदूर मिलती थी और ना ही भूमि अच्छी थी। धीरे धीरे जो किसान मुक्ति चाहते थे उनके ऊपर अधिक लगान लगा दिया जाता था कि अगर आप नील की खेती नहीं कीजिएगा, लगान दीजिए, टैक्स दीजिए। टैक्स को हिंदी में लगान कहा जाता था। बढ़ता असंतोष किसानों की, देखिए सब फॉर्मेटिंग में बता दिया हूं ताकि आपको मजा आ जाए देख के। दिख रहा है बढ़ता असंतोष, धीरे धीरे अंग्रेजों के प्रति क्या हो गया, असंतोष जन्म लेना शुरू हो गया।
जब असंतोष बढ़ेगा तो फिर 1916 में लगभग 22,000 एकड़ पे वसूली जो की गई वो बर्बरता की तरह किया गया 1916 में 22,000 एकड़ तक। और यह आंदोलन शुरू कब हुआ है? 1917 में। धीरे धीरे प्रशासन और पुलिस भी साथ नहीं दिया। प्रशासन और पुलिस साथ क्यों देगा? क्यों? क्योंकि वो भी तो क्या था? अंग्रेजों का ही था। हमारा था क्या? तो साथ वो नहीं देगा। किसानों की बढ़ती मुश्किलें बढ़ना शुरू हो गई। वहां कहानी थी, यहां फॉर्मेटिंग। आपको आंसर हमेशा फॉर्मेटिंग में देना होगा। सारा चीज हम दे देंगे आपको A to Z। जर्मनी में कृत्रिम रंगों की खोज हो गई, किसानों की मुश्किल बढ़ती। अब जब खोज हो गई तो अब क्या कर सकते हैं? आराम से आप चावल और धान की खेती कीजिए। लेकिन नहीं, अगर खोज हो भी गई है तो आप ये कर नहीं सकते। क्यों नहीं कर सकते हैं भाई? इसलिए नहीं कर सकते हैं क्योंकि अगर कीजिएगा तो आपको लगान देना पड़ेगा। फिर भी आप करते रहिए। नेक्स्ट है, नील की खेती से मुक्ति मिली लेकिन लगान दर अधिक बढ़ा दिया। वही बात है, मुक्ति तो मिली नील से लेकिन लगान की दर को बढ़ा दिया। बोला ठीक है तुम करो धान खेती, लेकिन अब लगान जो है तुम हमें ज्यादा दोगे। चंपारण में 1 बीघा में 3 रुपए पे पानी का खर्चा वसूला जाता, जिसको पेन खर्चा जो स्टार्टिंग में ही बोला था। 1 बीघा पे 3 रुपया खर्चा करना पड़ता था पानी पटाने के लिए। 2 समाचार पत्र, एक बिहारी और एक प्रताप, इन दोनों ने पूरी हिंदुस्तान में जो है किसानों की दुर्दशा को उजागर किया और यह बताया कि एक ऐसा आंदोलन हो रहा है जिसमें क्या है, किसानों के मुद्दे को रखा जा रहा है। और धीरे धीरे, क्योंकि हर जगह किसानों की स्थिति ऐसी थी हिंदुस्तान में, बस कहीं पता नहीं चलता था। आवागमन का जो साधन था बिल्कुल क्या था, सीमित था। तो जो जहां होते थे वहीं रहते। लेकिन ये समाचार पत्र ने लोगों को जागृत किया। गांधी जी का आगमन, अब गांधी जी की एंट्री होने वाली है। 1916 में कांग्रेस का 31वां अधिवेशन जो हो रहा है वो कहां पर होता है? लखनऊ में होता है। और गांधी जी वहीं बैठे होते हैं। राजकुमार शुक्ल जाके वहां बताते हैं, बाबा, गांधी जी का मतलब बाबा, हम बाबा बोलेंगे, आप गांधी जी समझिएगा। बाबा, ऐसी ऐसी स्थिति है, किसानों की हालत जो है बेहाल है, ऐसे में कुछ कीजिए। बाबा बोलते हैं कोई बात नहीं है, लेकिन हम पहले देख तो लें कि सच में किसानों की स्थिति ऐसी है। कहीं राजकुमार शुक्ल झूठ तो नहीं बोले। समझदार आदमी समझता सिचुएशन को, ऐसे नहीं करता। पहले देख लें, समझ लें, क्या इस पे किया जाए, एक्शन लिया जाए, उस हिसाब से हम करेंगे। देखने के लिए आते चंपारण में, जो आप बीती राजकुमार शुक्ल सुनाते हैं वही आप बीती आंखों से देखते हैं। उसके बाद आंदोलन शुरू होता है जो भारतीय इतिहास में पहला सत्याग्रह के रूप में दुनिया के सामने आता है, जो चंपारण में होता। अभी आगे नेक्स्ट क्लास जो है इसके आगे चलेंगे। सर आ गए, ठीक है।